आप सभी को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत हम जीएसटी पढ़ रहे हैं और जो आखिरी टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उसका नाम है जॉब वर्क। जॉब वर्क को हम कहते हैं फुटकर कार्य। तो हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल हर चीज़ अपने फैक्ट्री में नहीं बना सकता, वह कई बार दूसरे लोगों से अपना काम करवा के वो सामान वापस भिजवाता है। तो सामान जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा, सामान बेचा नहीं जा रहा। हो सकता है कि आप एक प्रिंसिपल हैं और आप इस प्रिंसिपल होने के नाते जो है अपने एजेंट से यानी मुझसे काम करवाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं इस पॉट को ले लेता हूं जो मेरे सामने रखा हुआ है। हो सकता है कि मेरे पास ये पॉट्स तो हैं पर मुझे ये नक्काशी जो है इसमें करवानी है और इन नक्काशी को करवा कर ही मैं जो है इन्हें अपने कस्टमर्स तक बेचना चाहता हूँ। ना ये काम मुझे तो नहीं आता पर मैं किसी को ऐसे को जानता हूँ जो ये काम करके मुझे दे सकता है, तो मैं बन जाता हूँ प्रिंसिपल और जो ये काम मुझे करके देता है वो बन जाता है मेरा जॉब वर्कर। तो इन्हें कहा जाता है फुटकर कार्य। आइए जानते हैं क्या प्रावधान है, क्या रूल्स हैं जॉब वर्क से रिलेटेड। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। तो फुटकर काम को किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में वस्तुओं पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उपचार या प्रक्रिया यानी किसी तरीके का प्रोसेस करने के बाद उसे वापस भेजना कहलाता है जॉब वर्क। उदाहरण हो सकता है पेंटिंग, पैकिंग, फिटिंग। जो उक्त कार्य करता है उसे फुटकर कर्मचारी कहते हैं यानी जॉब वर्कर कहते हैं। प्रिंसिपल चाहे तो अपने गुड्स जो है वो जॉब वर्कर को भेज सकता है। इसमें टैक्स को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रहा। यानी अगर मैं अपने जॉब वर्कर को है कोई गुड्स भेजता हूँ काम करवाने के लिए तो मुझे उसमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सप्लाई नहीं करना है। मैं तो चाहता हूँ उस पर कोई कार्य हो और उसके बाद वो सामान मेरे पास वापस आ जाए ताकि मैं कस्टमर को उस पर प्रोसेस्ड वर्क करवा कर बेच सकूँ। तो क्योंकि ये सप्लाई नहीं है तो इस पर कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रिंसिपल के प्रेमाइसिस से सामान चला और जॉब वर्कर के प्रेमाइसिस पे वो सामान जो है वो डिलीवर कर दिया गया, तो इसमें जीएसटी की कोई लाइबिलिटी नहीं आती। प्रिंसिपल चाहे तो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के ही प्रेमाइसिस पे डिलीवर करवा सकता है। यानी मैं इन स्पेसिफिक गुड्स को ऐसा नहीं है कि मेरी प्रेमाइसिस से मैं डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास पहुंचाऊं। जिनसे मैं खरीद रहा हूं उन गुड्स को मैं कहूँगा कि आप मेरे पास मत लाइए, आप डायरेक्टली मेरे जॉब वर्कर के फैक्ट्री पे ही डिलीवर कर दीजिए या जॉब वर्कर की प्रेमाइसिस पे डिलीवर कर दीजिए। तो क्या यहाँ पर जो है सप्लाई माना जाएगा? क्या इस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि मैंने जो है वो अपने ही सप्लायर को ये इंडिकेशन दिया या सप्लायर को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि जाकर मेरे जॉब वर्कर के पास आप सामान रखवा दीजिए या फिर गुड्स रखवा दीजिए या कैपिटल गुड्स डिलीवर करवा दीजिए। तो इन दैट केस वहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है, इस वजह से यहाँ पर भी कोई टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो गुड्स जो सेंड किए जाते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टली जॉब वर्कर की प्रेमाइस पे, तो वो भी विद इन रूल्स अलाउड है। नाउ एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पर आता है वो है कि गुड्स जो सप्लाई कर दिए हैं वो कितने समय में वापस आ जाने चाहिए प्रिंसिपल के पास, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कितने भी समय जो है वो जॉब वर्कर उस सामान को रखे रहे या वो चुपचाप उसको बेच दे। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स जीएसटी का लॉस होगा। तो इन दैट केस टाइम लिमिट, एक स्पेसिफिक अवधि जो है वो जीएसटी के अंदर दी हुई है कि इतने समय के अंदर आपका जो गुड्स हैं जो आपने सप्लाई करे थे अपने जॉब वर्कर को वो वापस आ जाने चाहिए। तो गुड्स मस्ट बी रिटर्न्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। जानते हैं क्या है वो टाइम पीरियड? 1 साल इन द केस ऑफ गुड्स, इनपुट गुड्स और कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी या फिर हैवी मशीनरी जिनके माध्यम से प्रोडक्शन होता है वो 3 साल के अंदर वापस हो जाने चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि 2020 के अंदर कोई चीज़ सप्लाई हुई है तो 2021 तक उसे वापस आ जाना चाहिए उसी डेट तक। और 2020 में अगर कोई कैपिटल गुड्स जो हैं वो सप्लाई किए गए तो 2023 तक वो वापस आ जाने चाहिए प्रिंसिपल के पास जिनके माध्यम से प्रोडक्शन हो रहा है। तो 2 टाइप के गुड्स हो गए, एक हो गया इनपुट गुड्स यानी रॉ मटेरियल वगैरह और एक हो गए कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी वगैरह। तो कैपिटल गुड्स को आना चाहिए 3 साल में वापस और इनपुट गुड्स को आ जाना चाहिए 1 साल के अंदर वापस प्रिंसिपल के पास। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि मोल्ड्स, डाइज, जिग्स और टूल्स। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? ये वो चीज़ हैं जिन्हें प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, जिनके माध्यम से प्रोडक्शन हो पा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, कोई स्पेसिफिक शेप देना है किसी चीज़ को, तो हम मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। जिग्स एंड फिक्सचर्स भी जो है वो किसी पर्टिकुलर शेपिंग में काम आता है और ये समय के साथ धीरे धीरे घिस जाता है। जब आप 1000, 1500, 5000, 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली इनमें जो है वो
किसी तरीके की जो है वो खरश हो जाती है या फिर ये यूज़ नहीं हो पाते या अपना शेप नहीं दे पाते, तो क्योंकि ये समय के साथ ऑटोमेटिकली ख़राब हो ही जाते हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट ये जानता है, तो इन दैट केस इन्हें वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो मोल्ड्स हो गए, जिग्स हो गई, टूल्स हो गए और डाइज हो गई, ऐसी चीज़ें जो समय के साथ खप जाती हैं, यूज़ हो जाती हैं, घिस जाती हैं, तो उन्हें वापस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जॉब वर्कर के पास जब वो काम हो जाता है तो वो 3 चीज़ें कर सकता है। या तो वो प्रिंसिपल को वापस भेज दे उनके ओरिजिनल स्थान पे या फिर किसी और प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल ने जहाँ से सामान भेजा था, गुड्स भेजे थे, वहीं पर वापस भेजने की ज़रूरत है। कोई और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है या कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस है उसी पर्सन की, उसी प्रिंसिपल की, तो वहाँ पर भी सप्लाई किया जा सकता है। या अगर प्रिंसिपल कहे कि सुनो जॉब वर्कर, तुम्हारे फैक्ट्री के पास ही मेरा क्लाइंट रहता है, मेरा कस्टमर रहता है, तो मुझसे टैक्स कलेक्ट कर लेना और उसको अपना सामान दे देना, तो इन दैट केस वो भी अलाउड है। यानी अंतिम ग्राहक को कर के भुगतान के विरुद्ध भी सप्लाई कर सकता है जॉब वर्कर। ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल के पास वापस आए और प्रिंसिपल फिर जाकर कस्टमर ढूंढे। तो अगर कस्टमर मिल गया है तो जॉब वर्कर खुद जाकर जो है वो क्लाइंट को या कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज गुड्स दे सकता है। तीसरा आता है कि आगे की प्रक्रिया के लिए अगर किसी और फुटकर कर्मचारी को भेजना हो तो वो भी अलाउड है। यानी जॉब वर्कर नंबर 1 को जॉब वर्कर नंबर 2 के पास अगर गुड्स भेजने को प्रिंसिपल कहे तो इन दैट केस वहाँ पर भी अलाउड होता है ना। अगर मान लीजिए कि गुड्स वो 1 साल और 3 साल के अंदर वापस नहीं आए तो सरकार उसको सप्लाई मान लेगी। सरकार जो है वो 1 साल का वेट करेगी फॉर इनपुट गुड्स और कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल का वेट करेगी। यदि वो 1 साल और 3 साल में गुड्स वापस नहीं आते, कैपिटल गुड्स या इनपुट गुड्स अपने अपने समय में, तो इसे जो है स्टिपुलेटेड टाइम के बाद सप्लाई मान लिया जाएगा। यानी प्रिंसिपल को इस पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय में अगर प्रिंसिपल द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है ये गुड्स तो इन्हें आपूर्ति मान लिया जाता है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जॉब वर्क फंक्शन करता है। पहले स्थान में इट इज़ बीइंग सेंट बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर, यानी प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को बिना टैक्स के सामान भेज रहा है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि जॉब वर्कर जो है वो काम करने के बाद प्रिंसिपल को वापस वही गुड्स सप्लाई कर रहा है और प्रिंसिपल ने जो है या तो उसको किसी कस्टमर को दे दिया जीएसटी ले देने के बाद या फिर उसे एक्सपोर्ट कर दिया। यानी एक्सपोर्ट भी कर सकता है प्रिंसिपल और वहाँ पर ऑफ कोर्स जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती क्योंकि इंडिया के बाहर कंजम्पशन हो रहा है। जॉब वर्कर चाहे तो खुद भी एक्सपोर्ट कर सकता है यदि प्रिंसिपल उसे वैसा इंस्ट्रक्ट करता है तो प्रिंसिपल ने अगर जॉब वर्कर को कहा कि आप इसको जो है वो चाइना भेज दीजिए तो इन दैट केस वहाँ पर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती क्योंकि कंजम्पशन बाहर हो रहा है। और अगर विद इन इंडिया सप्लाई किया जाता है जॉब वर्कर के द्वारा तब प्रिंसिपल के बिहाफ पर जीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जॉब वर्कर की होगी। और अगर गुड्स को रिटर्न नहीं किया गया अपने समयावधि में यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान तो फिर प्रिंसिपल के ऊपर ये ओनस रहेगा, उसकी लाइबिलिटी रहेगी कि वो जीएसटी सरकार को पे करे। अब एक सवाल आता है कि क्रेडिट कैसे लेना होगा, क्रेडिट कौन ले सकेगा इन इनपुट्स का और कैपिटल गुड्स का जिन्हें जॉब वर्क के पास भेजा गया था, तो इसका ओनर कौन है, सवाल ये है। सवाल का जवाब आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ही है जिसने इन पर्टिकुलर गुड्स को खरीदा था। जॉब वर्कर तो सिर्फ वो एक फुटकर कर्मचारी था जिसने उस पर कोई तरीके का प्रोसेस करके वापस प्रिंसिपल को दे दिया। तो क्योंकि ओनर प्रिंसिपल है तो क्रेडिट भी प्रिंसिपल को ही मिलेगा। तो प्रिंसिपल कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट इवन इफ द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स हैव बीन डायरेक्टली सेंट। मतलब अगर प्रिंसिपल की प्रीमाइसेस पे होते हुए गुड्स जॉब वर्कर के पास नहीं पहुंचे, डायरेक्टली सप्लायर से पहुंच गए हैं जॉब वर्कर के पास, तब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा प्रिंसिपल ले सकेगा। नाउ आखिरी चीज़ आती है कि जॉब वर्कर ने काम किया और उसके कार्य के दौरान जो है कुछ स्क्रैप या कुछ कचरा जो है वो बच गया, तो यहाँ पर जो इसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो प्रिंसिपल ले सकेगा क्योंकि ओरिजिनल जो ओनरशिप है वो प्रिंसिपल की ही थी। तो अगर कोई स्क्रैप या कोई कचरा जनरेट होता है, निकलता है जॉब वर्क के कार्य के दौरान, तो अगर जॉब वर्क रजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड कैटेगरी में आता है, तो इसका टैक्स का भुगतान जॉब वर्कर करेगा। और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल इसके बेचने पर भुगतान करेगा जीएसटी का सरकार को। यहाँ पर आकर हमारे जॉब वर्क के सारे प्रोविजंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जीएसटी का पूरी ट्रेनिंग जो है वो समझ आई और उसके सारे अंश जो है वो समझ आए। I wish you a very happy GST learning and a very successful career ahead. Thank you very much.